In this lecture, we will discuss the combined first and second law of thermodynamics. Means, in the chapter entropy, if we combined the first and second law, what will be the equation? फर्स्ट लॉ भी है और सेकेंड लॉ भी है, दोनों को हमने लिया और दोनों को कंबाइन कर दिया। तो दोनों को कंबाइन करने के बाद जो इक्वेशन निकल के आती है वो हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या होता है अगर हम फर्स्ट और सेकेंड लॉ को कंबाइन कर देते हैं। तो फर्स्ट और सेकेंड लॉ को कंबाइन करने से पहले हम देखते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है। डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी। ठीक है, आप लोगों को याद होगा कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज डी क्यू is equals to du plus pdv, but sorry, dq is equals to du plus dw, but for a reversible process dw को हम क्या लिख सकते हैं, pdv। for a, ये किसके लिए है, ये है सिर्फ रिवर्सिबल के लिए। तो अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में dw की जगह पे pdv लिखते हैं, यानी कि dw की जगह पे जब हमने pdv लिख दिया, तो ये इक्वेशन किसके लिए हो गई, दिस इक्वेशन 1 इज ओनली फॉर ए रिवर्सिबल प्रोसेस। ये जरूरी चेक कर लेते हैं कि ये रिवर्सिबल के लिए है या नहीं है। देखिए, वॉल्यूम प्रॉपर्टी पॉइंट फंक्शन, प्रेशर पॉइंट फंक्शन, इंटरनल एनर्जी पॉइंट फंक्शन, बट हीट ट्रांसफर इज ए पाथ फंक्शन। इसका मतलब ये इक्वेशन पाथ के ऊपर डिपेंड करेगी और वो पाथ कैसा होना चाहिए, रिवर्सिबल होना चाहिए। तो दिस इक्वेशन इज फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस। नाउ फ्रॉम एंट्रोपी प्रिंसिपल, एंट्रोपी प्रिंसिपल या सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ds इज इक्वल टू क्या होता है, एंट्रोपी जनरेशन प्लस डी क्यू बाई टी। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, चेंज इन एंट्रोपी इज इक्वल टू ड्यू टू द इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी, यानी कि एंट्रोपी जनरेशन प्लस डी क्यू अपॉन टी। बट फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस एंट्रोपी जनरेशन इज जीरो, एंट्रोपी जनरेशन इज जीरो फॉर ए रिवर्सिबल प्रोसेस। तो होगा क्या यहाँ पे, जब एंट्रोपी प्रिंसिपल जीरो हो जाएगा रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, तो ds इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सिर्फ डी क्यू बाई टी, dq by t for reversible process। तो dq ds is equals to dq by t, this is valid only for a reversible process। तो यहां से अगर मैं dq की वैल्यू निकालता हूं तो dq will be tds हो जाएगा, यहां से dq is equals to tds हो जाएगा। ठीक है, तो this is the second equation and this is on also for reversible process। Now, अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट लॉ में था dq इज इक्वल टू डी यू प्लस पीडीवी, और फर्स्ट इक्वेशन में इस dq की जगह पे ये tds में पुट कर देता हूं, तो फर्स्ट और सेकंड लॉ कंबाइंड हो जाएंगे। अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन में dq की जगह पे tds पुट करता हूं तो क्या आ जाएगा, dq की जगह पे आ जाएगा tds इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी। अब ये जो इक्वेशन थी ये रिवर्सिबल के लिए थी, ये जो इक्वेशन थी वो भी रिवर्सिबल के लिए थी, तो ये जो इक्वेशन निकल के आई है टी डी एस इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी, वो भी रिवर्सिबल के लिए होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे हुआ क्या, दिस विल बी या शुड बी वैलिड फॉर ओनली रिवर्सिबल प्रोसेस, क्योंकि ये भी रिवर्सिबल के लिए थी और ये भी रिवर्सिबल के लिए थी। लेकिन यहाँ पे जब हम आए तो हुआ क्या, वॉल्यूम पॉइंट फंक्शन, प्रेशर पॉइंट फंक्शन, इंटरनल एनर्जी पॉइंट फंक्शन, एंट्रोपी पॉइंट फंक्शन, टेम्परेचर पॉइंट फंक्शन। जब इस पूरी इक्वेशन में कोई पाथ फंक्शन है ही नहीं तो फिर ये इक्वेशन क्यों पाथ पे डिपेंड करेगी। तो शुरू हमने किया, ऐसा हम पहले भी किसी एक इक्वेशन में ट्राई कर चुके हैं इस तरह का जो सिचुएशन है। तो होगा क्या कि रिवर्सिबल प्रोसेस से हमने स्टार्ट किया था, ये जो इक्वेशन है वो रिवर्सिबल के लिए है, ये जो इक्वेशन है वो रिवर्सिबल के लिए है। लेकिन ये जो इक्वेशन बन के आई फर्स्ट और सेकंड लॉ को कंबाइन करने के बाद, यहाँ पे सारे के सारे पॉइंट फंक्शंस हैं, सारी प्रॉपर्टीज हैं। तो जब इस इक्वेशन में कोई पाथ फंक्शन है ही नहीं तो फिर ये इक्वेशन पाथ पे डिपेंड नहीं करेगी, पाथ चाहे रिवर्सिबल हो चाहे इरिवर्सिबल। ठीक है, दिस इक्वेशन विल बी वैलिड फॉर रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल बोथ प्रोसेसेस। ठीक है, दिस इज नोन एज द टीडीएस इक्वेशन। देखिए, एंथैल्पी क्या होती है, H इज इक्वल टू यू प्लस पीवी। तो
तो u प्लस पीवी में अगर हम इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, dh इज इक्वल टू du प्लस pdv। ये क्या है, प्रोडक्ट है, तो फर्स्ट इंटू सेकेंड का pdv प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का vdv। अब du प्लस pdv क्या हो जाएगा, du प्लस pdv इज फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, du प्लस pdv हो जाएगा dq, लेकिन रिवर्सिबल के लिए। तो dh इज इक्वल टू dq प्लस vdp फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस, एंड ऑल्सो फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस dq इज इक्वल टू tds। अब इस dq की जगह पे अगर मैं tds, dq की जगह पे ये tds यहाँ पे पुट कर देता हूँ, तो ये जो इक्वेशन है ये आ जाएगी dh इज इक्वल टू tds प्लस vdp। अब यहाँ से जो vdp है उसको अगर मैं इक्वल टू के दूसरी साइड लेके जाता हूँ तो ये इक्वेशन हो जाएगी tds इज इक्वल टू dh माइनस vdp। अब देखिए ये इक्वेशन रिवर्सिबल के लिए, ये इक्वेशन रिवर्सिबल के लिए, लेकिन इस इक्वेशन में प्रेशर, वॉल्यूम, एंथैल्पी, एंट्रोपी और टेम्परेचर सारे के सारे पॉइंट फंक्शन है। इस इक्वेशन में कहीं भी पाथ फंक्शन नहीं है। तो जब इस इक्वेशन में कोई पाथ फंक्शन नहीं है, दैट मीन्स दिस इक्वेशन इज ये जब इक्वेशन में कोई भी पाथ फंक्शन नहीं है तो पाथ पे डिपेंड नहीं करेगी। ये जो इक्वेशन है वो सिर्फ पॉइंट्स पे डिपेंड करेगी। पॉइंट्स मतलब इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करेगी। तो पाथ से इसका कोई मतलब ही नहीं है, पाथ चाहे रिवर्सिबल हो चाहे इरिवर्सिबल। तो both TDS equation, this is the second TDS equation, that is the first TDS equation. तो both TDS equations are valid for reversible and irreversible equation. Equations क्या हैं? TDS is equals to du plus PdV and TDS is equals to dH minus VdP. These are the both TDS equations. ठीक है? अब देखते हैं representation of constant pressure and constant volume line on TS diagram. Representation of constant pressure and constant volume line on TS diagram. तो TS डायग्राम हमने देखा जहां पे वर्टिकल एक्सिस पे होता है टेम्परेचर, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे होता है एंट्रोपी। इससे पहले हमने क्या डिस्कस किया था, इससे पहले हमने क्या डिस्कस किया था, पीवी डायग्राम, जहां पे वर्टिकल एक्सिस पे होता है प्रेशर और वॉल्यूम हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे। तो TDS प्लॉट पे हम देखते हैं कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम कर किस तरह से होंगे, क्योंकि कांस्टेंट टेम्परेचर तो हमने देख लिया था, कांस्टेंट टेम्परेचर वर्टिकल होता है, और एंट्रोपी हमने देख लिया था, ये सॉरी कांस्टेंट टेम्परेचर हॉरिजॉन्टल होता है और कांस्टेंट एंट्रोपी वर्टिकल होता है। तो कांस्टेंट टेम्परेचर हमने देख लिया, एडियाबैटिक हमने देख लिया, अब हमें क्या देखना है, कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस TDS डायग्राम पे किस तरीके से आते हैं। ठीक है, अब देखिए कांस्टेंट वॉल्यूम की हम बात करें। कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब V इज इक्वल टू कांस्टेंट। इफ V इज इक्वल टू कांस्टेंट तो चेंज इन वॉल्यूम इज जीरो, dV इज इक्वल टू जीरो। उसकी हम बात करें कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस की। तो आते हैं TDS इक्वेशन पे। नाउ फॉर TDS इक्वेशन, TDS इज इक्वल टू du प्लस PdV। फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस dV इज जीरो, फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस dV इज जीरो। तो कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए dV कितना हो गया, जीरो हो गया। तो यहाँ पे क्या बचा, TDS इज इक्वल टू du। नाउ du इज इक्वल टू CV dt होता है, स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी इज CV dt। नाउ du इज इक्वल टू टोटल इंटरनल एनर्जी इज mCV dt। और यहाँ पे जो बात चल रही है वो स्पेसिफिक की वजह से, तो स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी इज CV dt। ठीक है, du इज इक्वल टू CV dt होता है ना फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। और अगर कोई आइडियल गैस होगी तो सारे प्रोसेस के लिए होता है, लेकिन यहाँ पे सारे प्रोसेस की जरूरत नहीं है, यहाँ पे तो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के लिए ही हम लिख रहे हैं इसको। तो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के लिए dV तो हो गया जीरो और du हो गया CV dt। ठीक है, तो CV dt को अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये dt अपॉन ds इधर आ जाएगा और CV इधर जाएगा, ds इधर आएगा और CV इसके नीचे जाएगा। तो क्या होगा, dt अपॉन ds इज इक्वल टू t अपॉन CV। dt अपॉन ds, वर्टिकल एक्सेस t, हॉरिजॉन्टल एक्सेस s, हॉरिजॉन्टल एक्सेस y, सॉरी वर्टिकल एक्सेस y, हॉरिजॉन्टल एक्सेस s, तो dy बाई x, तो dy बाई dx क्या होता है, स्लोप। उसी तरीके से वर्टिकल एक्सेस t और हॉरिजॉन्टल एक्सेस s, तो dt अपॉन ds क्या बताएगा, स्लोप। यानी कि कांस्टेंट वॉल्यूम जो कर्व बनेगा TDS पे या जो लाइन बनेगी उसका स्लोप कितना होगा, t अपॉन CV, T अपॉन CV होगा उसका स्लोप। अब आते हैं कांस्टेंट प्रेशर पे। तो कांस्टेंट प्रेशर में P कांस्टेंट यानी कि dP जीरो,
तो सेकंड टीडीएस इक्वेशन का यूज करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट टीडीएस इक्वेशन का यूज किया था। सेकंड टीडीएस इक्वेशन के हिसाब से देखिए dp0 कांस्टेंट प्रेशर के लिए dp0, तो vdp पूरे का पूरा क्या हो जाएगा 0, और dh फॉर कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस कितना होता है cpdt। कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के लिए dh कितना होता है mcpdt, तो स्पेसिफिक एंथैल्पी क्या हो जाएगा cpdt, मास से डिवाइड हो जाएगा। और आइडियल गैस के लिए तो सारे प्रोसेस के लिए होता है, लेकिन आइडियल गैस को छोड़ते हैं अभी, यहाँ तो कांस्टेंट प्रेशर ही है, तो dh की जगह पे हमने लिख लिया cpdt। अब इस ds को इधर ले आए और cp को इधर ले गए, तो ये हो गया dt अपॉन ds इज इक्वल टू t अपॉन cp। ठीक है, तो यानी कि कांस्टेंट प्रेशर जो कर्व होगा उसका स्लोप होगा t अपॉन cp, और कांस्टेंट वॉल्यूम जो कर्व होगा उसका स्लोप होगा t अपॉन cv। ठीक है, अब ये चीज आप लोग जानते हैं कि cv और cp ऑलवेज ग्रेटर देन होती है cv से। एज स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज ग्रेटर देन cv, तो इसका मतलब cp ज्यादा है, तो dt अपॉन ds फॉर कांस्टेंट प्रेशर के लिए जो होगा dt अपॉन ds for constant pressure will be less than dt upon ds for constant volume। क्यों होगा ये, क्यों होगा भैया? क्योंकि देखो Cp हमेशा Cv से ज्यादा होगी। जब डिनोमिनेटर की टर्म ज्यादा है तो टोटल जो टर्म आएगी वो कम हो जाएगी, यानी कि dt अपॉन ds कम होगी फॉर कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, और dt अपॉन ds फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस ज्यादा होगा, क्योंकि Cv कम है। इसीलिए जो स्लोप होगा टीएस डायग्राम पे वो कांस्टेंट वॉल्यूम का ज्यादा होगा, कांस्टेंट प्रेशर का कम होगा। स्लोप एट कांस्टेंट वॉल्यूम ऑन टीएस डायग्राम कितना हो जाएगा t अपॉन cv, और स्लोप कांस्टेंट प्रेशर का कितना हो जाएगा टीएस डायग्राम पे t अपॉन cp, एज cp इज ग्रेटर, ऑलवेज cp इज ग्रेटर देन cv, यानी कि स्लोप ऑफ cp इज ग्रेटर देन cv, तो कांस्टेंट वॉल्यूम लाइन का जो स्लोप होगा वो ज्यादा होगा कांस्टेंट प्रेशर लाइन से। तो अगर टीएस डायग्राम पे हमें कांस्टेंट वॉल्यूम कर्व बनाते हैं, अगर टीएस डायग्राम पे हमें कांस्टेंट वॉल्यूम कर्व बनाते हैं और एक कांस्टेंट प्रेशर कर्व बनाते हैं, आपसे कोई पूछे ये दिस इज टीएस डायग्राम, आपसे कोई पूछे कैसे पता करोगे इसमें कांस्टेंट वॉल्यूम कौन सा है और कांस्टेंट प्रेशर कौन सा है, तो जिसका स्लोप ज्यादा वो कांस्टेंट वॉल्यूम और जिसका स्लोप कम वो कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, तो इस टॉपिक का जो कंक्लूजन है वो ये है कि टीएस डायग्राम पे कांस्टेंट वॉल्यूम का स्लोप ज्यादा होता है और कांस्टेंट प्रेशर का स्लोप कम। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, एंट्रोपी चेंज ऑफ एन आइडियल गैस। ठीक है, एंट्रोपी चेंज ऑफ एन आइडियल गैस मींस अगर आपको क्वेश्चन में कोई आइडियल गैस दी हुई है तो उसके लिए आप चेंज इन एंट्रोपी कैसे निकालेंगे। मींस आपका जो सिस्टम है वो एक आइडियल गैस है, तो उसके लिए आपसे पूछा गया कि इसमें जो है वो कुछ हीट ट्रांसफर हुआ, कुछ ये हुआ, कुछ वो हुआ, तो फाइनल एंट्रोपी चेंज जो है वो कितना होगा, एंट्रोपी कितनी इंक्रीज होगी। तो उसके लिए हम देखते हैं कैसे फाइंड आउट करते हैं एंट्रोपी चेंज ऑफ एन आइडियल गैस। यहाँ याद रखना है, इसमें मार्क क्या करना है, आइडियल गैस के लिए हम देख रहे हैं इसको। तो आइडियल गैस के लिए एंट्रोपी चेंज कितना होता है, उसके लिए हमने क्या यूज किया, फर्स्ट टीडीएस इक्वेशन से इसको यूज करेंगे। देखिए टीडीएस इक्वेशन बहुत काम की है, इसलिए मैं बताता कि ये जो टीडीएस इक्वेशन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टीडीएस इक्वेशन का थर्मोडायनेमिक्स में बहुत ज्यादा यूज है और बहुत फेमस इक्वेशन है टीडीएस इक्वेशन, इसलिए इन दो इक्वेशंस को हमेशा याद रखना, और इन इक्वेशन से बहुत सारी चीजों इक्वेशंस को हम ड्राइव करते हैं। तो TDS इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी, फर्स्ट TDS इक्वेशन का यूज कर रहे हैं, TDS इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी। ठीक है, अब इस T को हम इधर लेके आते हैं, तो कितना आया, DS इज इक्वल टू डी यू अपॉन टी प्लस पी अपॉन टी डी वी। नाउ देखो मैंने क्या बताया अभी, आइडियल गैस के लिए du इज इक्वल टू एम सी वी डी टी होता है, और अगर स्पेसिफिक टर्म में लिखे तो सी वी डी टी फॉर ऑल प्रोसेसेस। आइडियल गैस के लिए du इज इक्वल टू सी वी डी टी सारे प्रोसेस के लिए होता है, और अगर आइडियल गैस नहीं होगी तो कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए होगा सर। तो यहाँ पे तो आइडियल गैस है, तो किसी भी प्रोसेस की बात हम करें du इज इक्वल टू सी वी डी टी होगा ही होगा।
ठीक है, तो इस du की जगह पे क्या पुट कर देंगे हम, CVDT। और देखिए आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू RT, ये V कैसा है, स्मॉल v है, स्पेसिफिक वॉल्यूम, तो PV इज इक्वल टू RT। अब यहां से P अपॉन T और R अपॉन V, P अपॉन T और R अपॉन V, ये तो क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन P अपॉन T इज इक्वल टू R अपॉन V हो जाएगा। तो ये जो है P अपॉन T की जगह पे ये पुट कर देंगे, तो du की जगह पे CVDT और P अपॉन T की जगह पे R अपॉन V, इस इक्वेशन में हमने पुट कर दिया। तो कितना बचा, देखो ds की जगह पे ds, du की जगह पे CVDT अपॉन T, T तो पहले से था, अपॉन T, प्लस P अपॉन T की जगह पे R अपॉन V, तो R अपॉन V, और dV तो यहाँ पहले से था। तो ये इक्वेशन आ गई अब हमारी, ds इज इक्वल टू CV dt अपॉन T प्लस R dV अपॉन V। अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, तो ds को इंटीग्रेट करेंगे बिटवीन पॉइंट 1 और पॉइंट 2 के बीच में इंटीग्रेट कर देते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सारे पॉइंट फंक्शन है, कोई पाथ फंक्शन नहीं है यहाँ पे। तो जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ds का S1 से S2 पॉइंट 1 और पॉइंट 2 के बीच में, CV तो कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लिया, dt अपॉन T का T1 से T2 तक, और R भी कांस्टेंट है, R को बाहर ले लिया, dV अपॉन V का V1 से V2 तक। तो पॉइंट 1 से पॉइंट 2 के बीच में देखिए, यहाँ पे ds था तो S1 S2 लिए, यहाँ पे dt था तो T1 T2 लेंगे, यहाँ पे dV है तो V1 V2 लेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे वॉल्यूम V आ रहा है, यहाँ पे T आ रहा है इसलिए लिया, ये जो है ना dt, dV और ds, इसकी वजह से जो पॉइंट 1 है ये S1 S2 हो जाएंगे, ये जैसे dx होता है तो x1 से x2 होती है लिमिट। ठीक है, मैथमेटिक्स में हमने नहीं पढ़ा है। तो जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये तो पॉइंट फंक्शन है, तो पॉइंट फंक्शन का कितना होता है, S2 माइनस S1 प्लस सॉरी इक्वल टू CV, तो ऐसे रह गया, dt अपॉन d यानी कि 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन कितना होता है, ln t, यानी कि ln क्या होता है, log बेस e, तो ln t2 अपॉन t1 हो जाएगा जब लिमिट पुट करेंगे तो उसको, प्लस r, यहाँ पे भी सेम वैसे 1 अपॉन v का कितना हो जाएगा, ln v2 अपॉन v1। तो दिस इज द इक्वेशन S2 माइनस S1 इज इक्वल टू CV ln T2 upon T1 plus R ln V2 upon V1. This is the first equation. First equation क्यों, आइडियल गैस के लिए। This is the equation for an ideal gas to find out the change in entropy. Change in entropy of an ideal gas. तो अगर आइडियल गैस की जो एंट्रोपी है, आइडियल गैस के लिए हमें कंडीशन है कि इनिशियली जो एक आइडियल गैस है उसका इनिशियली जो टेम्परेचर था वो T1 था, वॉल्यूम V1 था, और उसके बाद उसका जो फाइनल टेम्परेचर है वो T2 हो गया, फाइनल जो वॉल्यूम है वो V2 हो गया, तो उसका एंट्रोपी का कितना चेंज होगा। तो इस फॉर्मूले से हम डायरेक्टली निकाल लेंगे, T2 अपॉन T1 चाहिए, V2 अपॉन V1 चाहिए। अब उसके बाद देखो, एज यू नो Cp माइनस CV इज इक्वल टू क्या होता है, R क्या है, कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट। तो Cp माइनस CV इज इक्वल टू R, तो इस R की जगह पे ये वाला जो R है इसकी जगह पे क्या पुट कर सकते हैं, Cp माइनस CV। तो इस R की जगह पे हमने क्या पुट कर दिया यहाँ पे, Cp माइनस CV। अब इसकी अलग अलग मल्टीप्लाई कर ली, इसकी ln V2 अपॉन V1 की मल्टीप्लाई CV से होगी तो ये वाली टर्म आ गई, माइनस इसकी जो मल्टीप्लाई CV से होगी तो ये वाली टर्म आ गई। ठीक है, अब ये वाली जो टर्म है वो CV, ये वाली जो टर्म है वो CV, तो यहां से क्या किया हमने, CV को ले लिया कॉमन, यहाँ पे बचा ln T2 अपॉन T1 माइनस ln V2 अपॉन V1, ये वाली टर्म आ गई, ln T2 अपॉन T1 माइनस ln V2 अपॉन V1। अब देखिए यहाँ पे जो ये माइनस है, ये लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि जब माइनस में होता है तो डिवाइड में चला जाता है, और प्लस में होता है तो मल्टीप्लाई में आ जाता है। तो यहाँ पे माइनस है तो ये T2 अपॉन T1 के डिवाइड में चला जाएगा, V2 अपॉन V1। तो इक्वेशन क्या हो गई, CV ln T2 अपॉन T1 अपॉन V2 अपॉन V1 प्लस CP ln V2 अपॉन V1। अब देखिए आइडियल गैस इक्वेशन से P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। तो यहाँ से ये T2 अपॉन T1 अपॉन V2 अपॉन V1 कैसे आया, देखो T2 ऊपर चला गया तो T2 अपॉन T1 हो गया, V2 नीचे आया तो ये वाला V1 और नीचे आ गया तो V2 अपॉन V1।
यहाँ पे क्या बचेगा, P2 अपॉन P1। तो T2 अपॉन T1 अपॉन V2 अपॉन V1 इज इक्वल टू कितना हो गया, P2 अपॉन P1। इस P2 अपॉन P1 को यहाँ पे पुट कर देंगे, तो क्या इक्वेशन आ जाएगी, S2 माइनस S1 इज इक्वल टू CV ln P2 अपॉन P1 प्लस CP ln V2 अपॉन V1। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, तो पहली जो इक्वेशन थी, फर्स्ट जो इक्वेशन थी, दिस इज द रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। दिस इक्वेशन इज टेलिंग द रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम। तो अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इनिशियल वॉल्यूम V1 था, इनिशियल टेम्परेचर T1 था, फाइनल वॉल्यूम V1 हो गया, फाइनल टेम्परेचर T2 हो गया, तो एंट्रोपी चेंज निकालेंगे फर्स्ट इक्वेशन से। लेकिन अगर दिया हुआ है कि इनिशियल टेम्परेचर V1, इनिशियल प्रेशर P1, फाइनल प्रेशर V2 और फाइनल प्रेशर P2, तो इस इक्वेशन से निकालेंगे एंट्रोपी चेंज ऑफ एन आइडियल गैस। कंडीशन ये है कि आइडियल गैस होनी चाहिए। अब देखो इस इक्वेशन में थोड़ा सा याद करने में कभी कभी कंफ्यूजन हो जाती है। यहाँ पे अपोजिट है, देखो CV के साथ है P2 और CP के साथ है वॉल्यूम, मतलब स्पेसिफिक एंथैल्पी, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो जब वॉल्यूम कांस्टेंट है तो V2 अपॉन V1 तो आ ही नहीं सकता ना, क्योंकि वॉल्यूम तो कांस्टेंट है यहाँ पे। तो P2 अपॉन P1 प्लस CP स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। तो कांस्टेंट प्रेशर के लिए P2 अपॉन P1 कैसे आएगा, तो यहाँ पे V2 अपॉन P1। तो ये याद रखने का तरीका है। यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन इज बिटवीन द प्रेशर एंड वॉल्यूम, फर्स्ट इक्वेशन इज बिटवीन टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमने सेकेंड TDS इक्वेशन का यूज किया। सेकेंड TDS इक्वेशन इज TDS इज इक्वल टू DH माइनस VDP। TDS इज इक्वल टू DH माइनस VDP। तो बिल्कुल उसी तरीके से करेंगे, यहाँ पे T को डिवाइड कर देंगे यहाँ पे, तो DS इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, DH अपॉन T माइनस VDP अपॉन T। ठीक है, फॉर एन आइडियल गैस की बात चल रही है, तो आइडियल गैस के लिए DH इज इक्वल टू CPDT, इस DH की जगह पे CPDT आ जाएगा। और आइडियल गैस इक्वेशन से PV इज इक्वल टू RT, तो V अपॉन T इज इक्वल टू R अपॉन P। V अपॉन T इज इक्वल टू R अपॉन P। तो इस V अपॉन T जो है यहाँ इस इक्वेशन में, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, R अपॉन P। तो DH की जगह पे CPDT पुट कर दिया और V अपॉन T की जगह पे R अपॉन P पुट कर दिया। तो इक्वेशन क्या बन गई, DS इज इक्वल टू DH की जगह पे ये, इसके बाद में यहां पे आ गया, तो DH अपॉन T, DH की जगह पे CPDT अपॉन T, माइनस था यहाँ पे, माइनस एज इट इज आ गया। V अपॉन T की जगह पे क्या आ गया, V अपॉन T की जगह पे R अपॉन P आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो इसको काटते हैं, यहाँ पे क्या है, R अपॉन P। अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, जैसे पहले किया था फर्स्ट इक्वेशन में। इंटीग्रेट करेंगे तो 1 2 के रेस्पेक्ट में DS है तो S1 S2, T है DT है तो T1 T2, और P है तो P1 P2 के रेस्पेक्ट में। और बाकी जो टर्म है CP और R ये सब तो कांस्टेंट है, तो ये बाहर आ जाएंगे। तो DS का S2 माइनस S1, CP 1 अपॉन T का ln T, लिमिट पुट करेंगे तो T2 अपॉन T1, माइनस R ln 1 अपॉन P का ln P, लिमिट पुट करेंगे तो P2 अपॉन P। दिस इज द थर्ड इक्वेशन। ठीक है, और ये जो थर्ड इक्वेशन है किसके बीच में, टेम्परेचर और प्रेशर। तो टेम्परेचर, वॉल्यूम और प्रेशर, फर्स्ट इक्वेशन टेम्परेचर और वॉल्यूम की टर्म में, सेकेंड इक्वेशन वॉल्यूम और प्रेशर की टर्म में, और थर्ड इक्वेशन टेम्परेचर और प्रेशर की टर्म। दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड एंड दिस इज थर्ड। तो तीन इक्वेशन है आइडियल गैस की एंट्रोपी को निकालने के लिए। पहली इक्वेशन है अगर टेम्परेचर और वॉल्यूम गिवन है तो, दूसरी इक्वेशन है अगर टेम्परेचर और दूसरी इक्वेशन है अगर प्रेशर और वॉल्यूम गिवन है तो, तीसरी इक्वेशन है अगर टेम्परेचर और प्रेशर गिवन है तो। ठीक है, तो तीन प्रॉपर्टी, टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर, दो के कॉम्बिनेशन में तीन कॉम्बिनेशन बनेंगे। तीनों कॉम्बिनेशन के लिए अलग अलग फॉर्मूला है, ये फॉर्मूलेज आप लोगों को याद करने पड़ेंगे एंट्रोपी चेंज ऑफ एन आइडियल गैस को फाइंड आउट करने के लिए। उसके बाद है एंट्रोपी चेंज ऑफ ए फाइनाइट बॉडी।
फाइनाइट बॉडी का क्या मतलब है कि आपके पास एक सिस्टम है एंड द सिस्टम इज ए फाइनाइट बॉडी। फाइनाइट मतलब इनफाइनाइट और फाइनाइट। फाइनाइट मतलब जिसको नहीं काउंट कर सकते और फाइनाइट जिसको काउंट कर सकते। तो अगर हमारे पास एक फाइनाइट बॉडी है दैट इज आवर सिस्टम। इससे पहले जो टॉपिक हमने डिस्कस किया वहां पे सिस्टम क्या था, आइडियल गैस थी। यहां पे जो फाइनाइट बॉडी है वो या तो लिक्विड होगा या फिर गैस, तो सॉरी या तो सॉलिड होगा या फिर कोई लिक्विड होगा। लिक्विड भी मतलब मान के चलिए कि आप लिक्विड के लिए भी नहीं है, ये सॉलिड के लिए ही है। 99% जो होगा आपका जो सिस्टम होगा वो एक सॉलिड बॉडी होगा। जैसे कि कोई एक बॉल हो सकती है, ठीक है, जैसे कोई एक क्यूब हो सकता है। तो इस तरीके का कोई सॉलिड अगर है और वो फाइनाइट होना चाहिए, ठीक है। तो अगर कोई एक हमारे पास एक सॉलिड बॉडी है जिसका मास m है, स्पेसिफिक हीट c है। अब देखिए मैंने बताया था कि लिक्विड्स में और सॉलिड में स्पेसिफिक हीट प्रेशर प्रोसेस पे डिपेंड नहीं करती है, तो इसलिए यहाँ पे CpCv नहीं आते हैं। CpCv सिर्फ गैस के लिए आते हैं। अगर लिक्विड होगा या फिर सॉलिड होगा